हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अभिषेक क्लासेस। हमारा देश संविधान और पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानूनों से चलता है और जब इन लॉज में लूप होल्स होते हैं तो अल्टीमेटली देश सफ़र करता है। हमारे देश में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो एक बहुत अहम मुद्दा है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे देश में कोई इंसान जब क्रिमिनल ऑफेंस करता है तो उस पर ट्रायल चलता है और जब तक वो कन्विक्ट नहीं होता और वो प्रिजन में रहता है उसे हम अंडर ट्रायल बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे देश में अंडर ट्रायल्स की हालत भी बहुत ख़राब है। 76% जो प्रिजनर्स हैं हमारे इंडिया में वो अंडर ट्रायल्स हैं। कितने? 76%। हालांकि ये अलग मुद्दा है, इसके ऊपर फिर कभी हम बात करेंगे। जो अक्यूज्ड जेल में है, ठीक है, लेकिन अभी तक वो कन्विक्ट नहीं है, सिर्फ अक्यूज्ड है, उसके ऊपर ट्रायल चल रहा है, वो भी कन्विक्ट नहीं है, तो वो इंसान क्या है, वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है बट वोट नहीं डाल सकता। ये हमारा आज का विषय है। अब हमारे देश में जो इलेक्शन का प्रोसीजर है उसके लिए 2 एक्ट्स बनाए गए हैं। पहला एक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अब जो 1951 वाला एक्ट है ये जनरल कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस के साथ डील करता है। ठीक है, ये हमारे देश में इलेक्शंस कैसे होंगे उसका पूरा प्रोसीजर जो है वो हमें कहां से मिलता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 से। और इसी एक्ट में हमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनको कैसे डिस्क्वालीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिमिनल चार्जेस या फिर कन्विक्शंस जो उनके ऊपर हैं, वो भी हमें यही एक्ट बताएगा। ठीक है, तो डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में भी ये बताता है। अब इस एक्ट में एक सेक्शन है जिसको हम बोलते हैं सेक्शन 8। अब ये जो सेक्शन है इसके अकॉर्डिंग अगर मान लो कोई अक्यूज्ड है जिसके ऊपर ट्रायल चल रहा है, जो प्रिजन में है, अगर वो कन्विक्ट हो जाता है, अगर कोर्ट उस इंसान को कन्विक्ट कर देता है तो उस इंसान को हम क्या कर देंगे? वो इंसान क्या हो जाएगा? वो इंसान डिस्क्वालीफाई हो जाएगा इलेक्शन लड़ने से। समझ रहे हो? उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कितने टाइम के लिए? 6 सालों के लिए, 6 ईयर्स के लिए। उसको 6 ईयर्स के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब इस सेक्शन में पहले एक लूप होल था। लूप होल क्या था कि ये जो इंसान है जब ये कन्विक्ट हुआ इसको 3 मंथ्स का टाइम दिया जाता था। कितना? 3 मंथ्स का टाइम दिया जाता था। उसके बाद वो टाइम क्यों दिया जाता था? अपील करने के लिए, ताकि हायर कोर्ट में अपील करे और इमीडिएटली इसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता था। तो 3 मंथ के बाद फिर इसको डिस्क्वालीफाई किया जाता था। बट 2013 में द फेमस लिली थॉमस केस होता है, लिली थॉमस केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि अगर कोई इंसान जिसके ऊपर कन्विक्शन हो गई है और उसकी कन्विक्शन में उसको 2 साल से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट दी हुई है, अगर 2 साल से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट दी हुई है तो उसको इमीडिएट डिस्क्वालीफाई करना होगा। ठीक है, तो लिली थॉमस केस के बाद क्या हो जाता है? अगर 2 साल या फिर 2 साल से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट है तो इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन करनी होगी। ठीक है, अब अगर कोई इंसान डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो उसके पास 2 रास्ते हैं। ठीक है, क्या 2 रास्ते हैं? या तो इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन क्या है? ये वो बॉडी है जो इलेक्शंस का सारा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंडिया में कैसे होंगे वो कौन देखता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो
इलेक्शन कमीशन अंडर सेक्शन 11 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है, सेक्शन 11 के अंडर क्या कर सकती है, जो ये डिस्क्वालिफिकेशन का टाइम है उसको कम कर सकती है। क्या कर सकती है, जो डिस्क्वालिफिकेशन का टाइम है उसको रिड्यूस कर सकती है या फिर रिमूव भी कर सकती है, ठीक है। ऐसा ही केस 2018 में हुआ था, कहां पे, सिक्किम में, जब वहां के चीफ मिनिस्टर को, वहां के जो सीएम थे, उनका डिस्क्वालिफिकेशन का जो टाइम था उसको उन्होंने 1 साल कम कर दिया था। अब दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, ये जो डिस्क्वालिफाइड इंसान है ये क्या कर सकता है, अपनी डिस्क्वालिफिकेशन पे स्टे ले सकता है। क्या ले सकता है, हाई कोर्ट से स्टे ले सकता है। नाउ ड्यू टू दिस कन्विक्शन क्राइटेरिया, इस कन्विक्शन क्राइटेरिया की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, वो फिर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनकी कन्विक्शन नहीं हुई है, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, इलेक्शंस लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं। अब ये करने से क्या होगा, अगर कोई इंसान जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्ज है और वो इलेक्शन लड़ रहा है, ठीक है, वो जब इलेक्शन लड़ेगा तो मसल पावर का यूज करेगा, ठीक है, और जो करप्ट सोर्सेज से उसने पैसा कमाया है, जो करप्ट सोर्सेज से उसने पैसा कमाया है, उसका यूज करके इलेक्शन जीत जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होगी, और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होने की वजह से क्या होगा, देश में करप्शन बढ़ेगी, तो देश की डेवलपमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो ये कोर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अभी तक देखो आप कि 40% जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उन सब पे क्रिमिनल केसेस हैं, पर फिर भी वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, सब चल रहा है, ठीक है। तो वो इसकी वजह से है। अब 2016 में एडवोकेट अश्वनी कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली जिसमें उन्होंने ये बोला कि जो इंसान एक बार डिस्क्वालीफाई हो जाता है उसको परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, ठीक है। कि अगर कोई इंसान एक बार उसको इस सेक्शन 8 के अंडर वो डिस्क्वालीफाई हो रहा है तो उसको परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दो, उसको फिर दोबारा इलेक्शन लड़ने देने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। एंड दैट केस इज स्टिल गोइंग इन द कोर्ट, ठीक है, वो केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है, स्टिल गोइंग ऑन। उसके बाद जो लॉ कमीशन की 244th रिपोर्ट है उसमें भी ये कहा गया है कि जो ये डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो डिस्क्वालीफाई किसी इंसान को कब करना चाहिए, जब उसके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस अभी लगाया ही गया है। अगर जब उसके ऊपर चार्ज फ्रेम किया गया है उसी टाइम पे उनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, ना कि जब उनके ऊपर कन्विक्शन। क्योंकि हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है कि आपके ऊपर चार्ज तो बड़ी जल्दी लग जाता है, बट कन्विक्शन का जो टाइम है वो जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा है, 7-7 साल तक आपका जो है ट्रायल चलता रहता है, ठीक है। तो वो लंबे टाइम होने की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है कि लोग जो है वो खुले घूमते हैं बेल पे और वो इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते भी हैं, सीएम भी बनते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही हैं इस चीज़ की वजह से। तो इसको ठीक करने के लिए 2 सजेशंस, एक तो जो लॉ कमीशन ने अपनी 244th रिपोर्ट में दी है कि आप जब उसके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस फ्रेम हो रहा है उसी टाइम पे उसको डिस्क्वालीफाई कर दो, या फिर जो है अश्वनी कुमार उपाध्याय जी ने जो बोला है कि जो इंसान एक बार डिस्क्वालीफाई हो रहा है उसको दोबारा इलेक्शंस लड़ने का मौका मत दो, तो वो एज ए डेटरेंट काम करेगा, जिसकी वजह से लोग जो है, क्रिमिनल लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स में कम आएंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें वोटिंग की, कि जो वोटिंग क्राइटेरिया है उसका क्या है कि जो आरपीए में सेक्शन 62 है वो क्लियरली ये बोलती है कि कोई इंसान अगर प्रिजन में है, कोई इंसान अगर प्रिजन में है तो वो वोट नहीं डाल सकता, ठीक है। कोई इंसान अगर प्रिजन में है तो वो वोट नहीं डाल सकता, चाहे वो अंडर ट्रायल ही क्यों ना हो, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन है, क्या, प्रिवेंटिव डिटेंशन। जो लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन की वजह से जेल में हैं,
ठीक है। दो टाइप की डिटेंशंस होती हैं, प्रिवेंटिव और प्यूनेटिव, ये फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। प्रिवेंटिव डिटेंशन वो होती है जहाँ पे हम किसी इंसान को सिर्फ इस बेसिस पे पकड़ते हैं कि ये फ्यूचर में कोई क्राइम करेगा, इस बेसिस में उसको जेल में डाला जाता है। तो अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन की वजह से कोई जेल में है तो उसको हम वोट डालने देंगे, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर किसी के ऊपर कोई चार्जेस लग चुके हैं, चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं, अभी वो कन्विक्ट नहीं भी हुआ है, अंडर ट्रायल है, तो भी उसको जो है वोट डालने नहीं दिया जाएगा। और इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में ये बोला था कि जो इंसान जेल में है ही कैन नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ राइट्स दैट ए फ्री मैन हैव, ठीक है। तो जो इंसान जेल में है वो क्या नहीं कर सकता है, उसको वो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और जो फंडामेंटल राइट्स हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के, वो उसको नहीं मिल सकते। क्योंकि अगर जो इंसान जेल में है जिसने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है इसलिए वो जेल में है, तो अगर उसको हम जो है सेम राइट्स देंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के लिए, तो उससे क्या होगा, हमारा इलेक्शन जो है वो क्या करेगा, हैम्पर करेगा, ठीक है। तो इस वजह से जो है उसको जो है वो राइट्स नहीं दिए गए हैं। अब ये काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी साउंड करता है, क्योंकि एक तरफ से तो आप जो है किसी इंसान को वोटिंग राइट्स नहीं दे रहे क्योंकि उसके ऊपर ट्रायल चल रहा है। आप ये मान रहे हो कि अगर इसके ऊपर ट्रायल चल रहा है तो ये इसकी मानसिकता ऐसी नहीं है कि ये वोट डाल सके, बट ऑन द अदर हैंड आप उसी इंसान को इलेक्शन कंटेस्ट करने दे रहे हो। तो ये कितना ऐसी बात है जो समझ से बाहर है, ठीक है। तो आप जो है अपने व्यूज़ इस विषय में, आपके क्या व्यूज़ हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप अपनी समझ से आंकलन कीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे।